Okay, my dear friends, we have started with the perquisites, and in the perquisites, we were discussing about the perquisites taxable for the specified employees. And there we have discussed that if we talk about the perquisites specify for the specified employees, so these perquisites are going to taxable only if the particular employee is the specified employee, right? So if the employee is not specified employee, so in that case, these perquisites are going to be exempt in his case. But we have also discussed that from the practical aspect, practical point of view, जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय टैक्स स्लैब में आ रहा होगा, तो उसकी मॉनेटरी एमोल्यूमेंट 2,50,000 से ज़्यादा होंगी, और अगर उसकी मॉनेटरी एमोल्यूमेंट 2,50,000 से ज़्यादा होती हैं, सो ऑटोमेटिकली वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाता है। बिकॉज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होने के लिए या तो वो किसी कंपनी में डायरेक्टर होना चाहिए, या उसके पास 20% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स होने चाहिए, और फिर ही शुड हैव द मॉनेटरी एमोल्यूमेंट्स मोर देन 50,000। तो अगर हम प्रैक्टिकल इम्पैक्ट की बात करें, तो अगर वो आपका कैटेगरी में पर एसएससी में आ रहा है, तो उसके मॉनेटरी एमोल्यूमेंट आपके 2,50,000 से ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि जो आपकी कंडीशन है कि मॉनेटरी एमोल्यूमेंट 50,000 से ज़्यादा होने चाहिए, वो आपके जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर हमारी जो परक्विजिट्स आ जाती हैं, वो परक्विजिट्स आपकी आ जाती हैं मोटर कार फैसिलिटी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी, facility of gardener, watchman, or servant, etc., or educational facility, or we talk about the personal holiday facility. So, in this particular case, what is required is that we have already discussed about the gas electricity facility, facility of gardener, watchman, so sweeper, etc., and educational facility. Today, we are going to discuss about the motor car facility. सो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन आपका जो विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट आता है, उसमें कार परक्विजिट की क्वेरी और द पर्टिकुलर प्रॉब्लम is definitely is going to be there in the particular question. So whenever we talk about the car perquisite, so as per our logic, अगर कार perquisite क्वेश्चन में दी हुई है, तो उसकी वर्किंग निकालने के लिए what we have to calculate is that we have to calculate the taxable value of the same, right? So कार परक्विजिट की टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? सो हाउ वी विल कैलकुलेट, हाउ वी विल आइडेंटिफाई? तो इसमें सबसे पहली कंडीशन होती है कि हु ओन्स द कार। द कार कैन बी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और इट कैन बी ओन्ड बाय द एम्प्लॉय। अब लॉजिक से समझाऊं अगर, तो अगर एम्प्लॉयर कार ओन कर रहा है और उसने कार हमें यूज करने के लिए दी है, तो एज पर द कार हमारी 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार, उसकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है, वो हमारी बेनिफिट हो गया, हमारे लिए परक्विजिट हो गया। और अगर कार ओन बाय एम्प्लॉय है, तो हमें एम्प्लॉयर से कुछ नहीं मिल रहा, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। दूसरी चीज आ जाती है, हु इज इंकरिंग द एक्सपेंडिचर of running and maintenance. So when we talk about the expenditure of running and maintenance, तो running and maintenance expenditure का मतलब होता है that there are certain petrol expenses, certain maintenance expenses, and even if the driver is being provided, so it will be given to you in the question. So who is incurring this expenditure? So this particular expenditure might be incurred by the employer, or this particular expenditure might be incurred by the employee. तो अगर एम्प्लॉयर हमें ये एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा है, तो चाहे वो डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है, चाहे वो रीइंबर्समेंट कर रहा है, बट ये बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर वो जो एक्सपेंडिचर होगा वी विल कंसिडर इनटू टेक इनटू अकाउंट। एंड इफ द रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज मेंटेन्ड एंड इंकर्ड बाय द एम्प्लॉय इटसेल्फ, तो उसे एम्प्लॉयर से कुछ नहीं मिला, तो वो परक्विजिट नहीं होगी। बट अगर ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि कार ओन बाय एम्प्लॉयर है, लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस मेट बाय द एम्प्लॉय है, तो उस केस में जब एम्प्लॉयर की कार है, तो 10% ऑफ वैल्यू ऑफ कार इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। जैसे हम आगे अभी सर्टेन मूवेबल एसेट्स जो है,
अगर हमें एम्प्लॉयर देता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है, उसके बेसिस पे भी हम इसे आगे सीखेंगे। फिर एक्सपेंडिचर के बाद आ जाता है दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूज ऑफ कार, पर्पस ऑफ यूज ऑफ कार। तो अगर आपको कार कन्वेंस फैसिलिटी मिली है, so there is possibility that you might be using it for the official purposes, there is possibility that you are using it for the personal purposes, or there is possibility that you are using it for personal and official purposes both। तो अगर आप उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, सो डेफिनेटली यू आर नॉट डिराइविंग एनी बेनिफिट। हम क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट मिलता है, चाहे कैश और काइंड में, अगर वो एग्जाम नहीं है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बट इस सिचुएशन में अगर हम कार भी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे कार ओन बाय एम्प्लॉयर है, रनिंग मेंटेनेंस मेट बाय द एम्प्लॉयर है, बट इन ऑल सर्कमस्टांसेस एम्प्लॉइज ने नॉट डिराइविंग एनी अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो वो परक्विजिट नहीं होगा, परक्विजिट की वैल्यू नील हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू। लेकिन हाँ, अगर वो पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर मेट बाय एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है। तो अगर दोनों चीजें ओन्ड बाय भी एम्प्लॉयर है और एक्सपेंडिचर मेट बाय भी एम्प्लॉयर है, तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार प्लस एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। लेकिन अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय है लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस सिर्फ एम्प्लॉयर दे रहा है, तो जो आपको वैल्यू बेनिफिट मिल रहा है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर मिल रहा है, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी परक्विजिट की। सिमिलरली अगर कार ओन बाय एम्प्लॉयर है लेकिन रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर मेट बाय एम्प्लॉय है, तो उस केस में 10% ऑफ द कार जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर आप खुद कर रहे हो तो उस केस के अंदर आप अपना पेट्रोल और अपनी मेंटेनेंस यूज कर रहे हो, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। तो हमें ये देखना है कि एक्चुअल में बेनिफिट क्या मिला। बट जहां पर हमारा पर्सनल और ऑफिशियल आ जाता है, वहां पर हमें रूल को देखना है। रूल मीन्स कि जो भी हमारी वैल्यू ऑफ परक्विजिट कुछ प्रोविजंस में दी हुई है, that value will be considered. So I am putting a star mark here because this particular value you will have to remember. And fourth thing आ जाती है कि इसमें परक्विजिट वैल्यू जब हम निकालते हैं, that car is a big car or a small car। ठीक है, तो इट इज सेड दैट इफ द कार इज ऑफ लेस देन 1.6 cc cubic capacity must be given into the question, it will be known as the small car। तो उसकी perquisite value different होगी। if it is the car value is more than the engine capacity is more than 1.6 cubic capacity, then it will be considered as a big car। तो उसमें हमें रूल का हम अपनी जर्नल उसके अंदर याद रख लेते हैं, स्मॉल कार और बिग कार का। और पांचवी चीज आ जाती है आपका ड्राइवर। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ड्राइवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अलोंग विद द कार, तो जो ड्राइवर की वैल्यू होगी वो आपकी परक्विजिट वैल्यू में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, विच इज जर्नली 900 पर मंथ। सो इसको अगर आप याद रख सकते हैं, सो दिस विल बी नोन एज 900 पर मंथ। सो अगेन आई रिपीट कि जब भी हम मोटर कार परक्विजिट की वैल्यू निकालते हैं तो हमें ये देखना है दैट हु ओन्स द कार, who is meting out the expenditure of the car, for which particular purpose the car has been used, and whether the car is a small car or a big car, and also whether driver has been provided by the along with the car or not। So now we are going to discuss the different combinations, and after that I will be showing you the book notes as well, and you'll be able to revise the rules, and you'll be able to capture the rules in a better way। So I hope the concept, whatever I have explained till now, is clear to all of you। Can you please write in the chat box if you are listening to me and you have understood that there are these 5 parameters which are important for the determination of the perquisite value? So these values are considered as the requirement prerequisites for considering or determining the taxable value of the car perquisite। Yes, please. Okay, what about others? I think all of you can write in the chat box. Yes, Rupashi, Shruti, Vineet has written, Bavleen has understood, Nikita, Tanya, Ikjot.
What about others? हरमनप्रीत, ओके हरमनप्रीत ने भी लिख दिया है. विदिता, एकजोत, yes beta, are you able to understand how the car perquisite taxable value we are going to determine? Okay, right. Thank you so much, everyone. Okay, so now we will take the different combinations. अभी तक हमने देखा कि there are five things: the ownership, then the running and maintenance expenditure, then the purpose for which the car is being used, and then we say the size of the car, small or big, and the fifth one we have discussed whether driver is being provided or not. So let's take the different combinations. Let's take the case one, the first combination, that we say that car is owned by employer and running and maintenance also met by employer. तो चाहे वो डायरेक्ट पे करे या रीइम्बर्स करे, इट इज द वी कैन से डज नॉट अफेक्ट आवर रूल. सो कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, रनिंग एंड मेंटेनेंस मेट बाय एम्प्लॉयर है, राइट. ओनरशिप is by the employer, running and maintenance expenditure is by the employer. So now in this case क्या चीज हमें मिली? हमें मिली कार प्लस हमें मिला उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, right? So in this particular case, the value of perquisite is going to be 10% of cost of car, because car provide की है. तो जब हम बात करते हैं मूवेबल एसेट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, तो उसमें 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज कंसिडर्ड. एंड इवन इन फर्नीचर वी हैव डिस्कस कि जब फर्नीचर प्रोवाइड किया हो और इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो उस केस में भी 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड हो जाता है. तो इस केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगी 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर incurred or met by employee. ठीक है जी, it is clear, right? But in मैम this ये part, कब आएगा जब वो I'll tell पर्सनल यूज you. के लिए Yes, हो? yes, 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 yes. When he is using the car for the use for the personal purposes, कि दोनों बेनिफिट हमें मिले हैं. ठीक है. इसी केस में अगर कार आपकी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, तो ऑफिशियल पर्पज के लिए आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट नील हो जाएगी. ठीक है जी, ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर जो हमें बेनिफिट मिल रहा है उसी को हम परक्विजिट बेनिफिट को मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे और वो टैक्सेबल होगा. तो अगर कार आपकी पर्सनल यूज के लिए हो रही है और आपको कार भी मिली है और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर भी एम्प्लॉयर इंकर कर रहा है, तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट is going to be 10% of cost of car plus actual expenditure incurred by the employer. और अगर उसी सिचुएशन में कार जो है, आपको कार भी मिली है प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर भी एम्प्लॉयर इंकर कर रहा है, बट द कार इज बीइंग यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस, so in this case taxable value of the perquisite will be nil because no benefit received by employee. तो जब तक हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, परक्विजिट क्या होती है? बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर in cash or in kind while in service while having that particular relationship, right? Now the third situation, or in this another situation comes when car is used for personal and official purposes. Again I am putting a star here क्योंकि ये values आपको याद रखनी पड़ेंगी, right? I am putting a star here that car is used for personal and official purposes. So in this particular case, what will happen that in the if this value of perquisite is going to be 1800 per month or rupees 2400 per month.
1800 पर मंथ कब होगा? जब वो स्मॉल कार है. Small car means the cubic capacity, engine cubic capacity is 1.6 cc engine or less than that, and 2400 would be when it is a big car, means that the cubic capacity is more than 1.6 cc. इसी के अंदर अगर आपको ड्राइवर भी मिला है, तो in this case it will be charged at the rate of rupees 900 per month. तो अगर हमने 1800 लिया तो 1800 प्लस 900 हो जाएगा, और अगर 2400 लिया तो 2400 प्लस 900 हो जाएगा. So I repeat that if the car is owned by the employer and running and maintenance expenditure met by the employer, and car is used for the personal purposes, so we are driving that benefit in terms of car as well as running maintenance expenditure. So in this case, value of perquisite is going to be 10% of cost of car plus actual expenditure incurred by the employer. If the car is being provided for the use for the official purposes, तो चाहे हमें कार और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर मिल रहा है, बट हमारे पास कोई बेनिफिट नहीं आ रहा उस चीज का, because we are using it for the official purposes only, so this will be known as the value of the car perquisite is going to be nil. No, nothing is going to be taxable. But in the third situation, if the car is used for both the purposes, personal and official, then as per the income tax provisions, the rule says that if it is a small car, then rupees 1800 per month is going to be the taxable value of perquisite. If it is a big car, then the rupees 2400 per month is going to be the taxable value of the car perquisite. And if the driver is also being provided, then rupees 900 per month is going to be taxable. Is it clear? Yes. We will discuss the Yes. question. We will discuss the questions as well. Now let's discuss the another case. See, let's see that the car is owned by employer, but running and maintenance expenditure met by employee. Right? Now, the first case is, let's take its use for official purposes. So, value of perquisite is going to be nil, because we are not going to derive any benefit. Rather, employee is incurring some running and maintenance expenditure for the car. So, even if he gets the reimbursement of that, it is not going to be taxable, because he is not deriving any benefit out of that, right? When it is used for personal purposes, so we have discussed कि owned by the employer है, तो उस केस में 10% of cost of car is going to be the value of perquisite. रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉय अपनी पॉकेट से खर्च कर रहा है, तो वो अपने पर्सनल लेवल के लिए कार यूज कर रहा है, तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ कार, दैट इज द कार इज अलाउड टू बी यूज बाय द एम्प्लॉय. 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार इज गोइंग टू बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट, क्योंकि बेनिफिट किसका मिल रहा है? आपको सिर्फ कार का मिल रहा है. रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर जो है एम्प्लॉय खुद इंकर कर रहा है. सपोज इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द ऑफिशियल एंड personal purposes both, then in that case the value of perquisite is going to be rupees 600 per month if it's a small car, or rupees 900 per month if it's a big car, plus rupees 900 per month if driver is provided. उसमें कार के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अगर 900 आपका ड्राइवर भी साथ में प्रोवाइड किया हुआ है, तो देन 900 per month would be added in the cost of the perquisite. So you have to see that then if the car is owned by the employer, but running and maintenance expenditure is met by the employee, then in that case if the car is used for the official and personal purposes both, then the perquisite value is going to be 600 and 900 per month. So I am putting star here, where the you need to remember this particular rule. Now the third combination, or case 3, we can take up as
The car owned by employee but running and maintenance expenditure met by employer. लास्ट फर्स्ट केस में हमने लिया था कि एम्प्लॉयर ही कार ओन कर रहा है और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर भी एम्प्लॉयर मीट कर रहा है. सेकंड में हमने लिया कार ओन बाय एम्प्लॉयर है लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर जो है met by employee है. Now let's take the reverse case that car is owned by employee but running and maintenance expenditure met by employer. ठीक है. Now if the car is used for the official purposes, ठीक है, उस केस में कार ओन बाय एम्प्लॉई है तो रादर एम्प्लॉई इज गिविंग सम बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इवन दो इट इज मेट बाय द एम्प्लॉयर, so it's not a perquisite, so nothing is going to be charged in this particular case. If the कार इज यूज फॉर द पर्सनल पर्पसेस, अब कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय है लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है. तो इस केस में जितना भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर रीइंबर्स करेगा वो आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगी. एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेट बाय एम्प्लॉयर, चाहे वो डायरेक्ट पेमेंट के फॉर्म में हो that he has given some card to be used or it is in form of reimbursement, whatever it is. So actual expenditure met by employer is going to be the value of perquisite. Now in the third case it says that if it is for the official and personal purposes both, कार ओन बाय एम्प्लॉय है लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर मेट बाय एम्प्लॉयर है. तो इस केस में दो सिचुएशंस हो सकती हैं. सिचुएशन वन कैन बी कि लॉग बुक इज मेंटेन, कि कितने किलोमीटर ऑफिस के लिए आपकी कार यूज हुई, कितने किलोमीटर आपकी पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज हुई. तो उस केस के अंदर अगर लॉग बुक मेंटेन होती है तो जितना भी आपका ऑफिशियल एक्सपेंडिचर है वो आप क्लेम कर सकते हो. आप उसमें आपकी जो परक्विजिट वैल्यू है वो कम हो जाएगी जितनी पर्सनल वैल्यू के लिए आपका एक्सपेंडिचर इंकर हुआ होगा. बट अगर लॉग बुक मेंटेन नहीं है तो उस केस में हमारा जो फर्स्ट केस आ जाता है 1800 एंड 1900, हेयर लॉग बुक इज नॉट मेंटेन. आप एक्स्ट्रा जो है इंक्रीज अमाउंट तभी क्लेम कर सकते हो एज अ डिडक्शन अगर आपकी लॉग बुक मेंटेन्ड है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं जिसमें आपका एक्सपेंडिचर दिखाया गया है. सपोज द कार इज यूज्ड 80% फॉर ऑफिशियल पर्पसेस एंड 20% फॉर पर्सनल पर्पसेस. तो अगर लॉग बुक मेंटेन होगी तो ऑफिशियल पर्पसेस वाला इज गोइंग टू एग्जम्प्ट, नॉट गोइंग टू बी टैक्स, एंड 20% ओनली पर्सनल के लिए जितनी यूज हुई है उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर टैक्सेबल होना चाहिए. लेकिन अगर लॉग बुक मेंटेन नहीं होती तो 1800 और 2400 पर मंथ वाला रूल जो आपका फर्स्ट रूल था कि कार ओन बाय एम्प्लॉयर, रनिंग मेंटेनेंस मेट बाय एम्प्लॉयर, प्लस ₹900 पर मंथ इफ ड्राइवर इज प्रोवाइडेड. तो इस केस को आपने ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में ये गिवन है या नहीं गिवन. अगेन आई एम पुटिंग अ स्टार ऑन दिस दैट दिस रूल यू नीड टू रिमेंबर कि अगर हमारी कार जो है आपकी ओन बाय एम्प्लॉय है बट रनिंग मेंटेनेंस मेट बाय एम्प्लॉयर है और कार ऑफिशियल और पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज हो रही है तो क्या लॉग बुक आपकी मेंटेन हो रही है या नहीं. अगर लॉग बुक मेंटेन हो रही है तो आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है ऑफिशियल वाला वो एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और सिर्फ पर्सनल वाला एक्सपेंडिचर आपका टैक्सेबल होगा. But otherwise if logbook is not maintained then in that case 1800 or 2400 per month shall be considered as the value of the perquisite. I hope it is clear up till now the concept. All the three situations let's discuss again. When we talk about the perquisites taxable for the specified employee, so we have to consider the how we are going to calculate the perquisite of motor car. So for this we have to understand that there are 5 parameters which are going to determine the value of perquisite in this particular case. First one is the ownership, who owns the car, whether it is owned by the employee or by the employer. Then the expenditure,
incurred. So expenditure, whether this is incurred by the employee or employer, this is going to be taken into account. Then for which particular purpose the car has been used. So whether it is being used for the official purposes, it is being used for the personal purposes, or it is used for the personal and official purposes. Then the what is the size of the car? If the car is more than 1.6 cc engine capacity, then in that case the rate would be different. If it is less than that capacity, so 1800 would be for the small car and 2400 would be for the big car. And the whether driver is being provided or not, so rupees 900 is going to be added if the driver is also being provided. So we have discussed the three cases, the combination. The first one, the car is owned by the employer and running and maintenance met by the employer, as both the things. In this case, if the car is used for the official purposes, we are not deriving any benefit, so there is no value of the perquisite. But if the car is used for the personal purposes, so we are getting the benefit of car as well as we are getting the benefit of running and maintenance expenditure, as both are met by the employer. Then in that case, value of perquisite is going to be 10% of cost of car plus actual expenditure incurred by the employer. If the car is used for the personal and official purposes, then if the car is a small car, so it will be 1800 per month. If the car is the big car, 2400 per month, and rupees 900 per month would be added in either of this if the driver is also being provided along with the car. Then in next case, we have discussed that the car is owned by the employer, but the running and maintenance expenditure have been met by the employee. In this case, if the car is used for the official purposes, there is not no value of the perquisite will be taxable, as employee is not deriving any benefit. If the car is used for the personal purposes, then in that case, the car is owned by the employer. So it is the asset is being provided by the employer for its use. So 10% of cost of car will be taken plus running and maintenance expenditure is met by the employee. So no benefit received from the employer on this account. But if the car is being used for the official and personal purposes, then the car perquisite value would be 600 per month and 900 per month, plus 900 per month would be added for the driver if driver has also been provided along with the car. Then the last case we have discussed, where car is owned by the employee but running and maintenance expenditure met by the employer. In this particular case, the official, if it is used for the official purposes, so it's not a perquisite. If it is used for the personal purposes, then because the running and maintenance is met by the employer, car is owned by the employee, so actual expenditure met by the employer is going to be the value of perquisite. Then after that, if the car is being used for the official and personal purposes in this particular case, then we have to see whether the question mentions that the logbook is being maintained or not. If the logbook is being maintained, then in that particular case, you can claim the expenditure for official purposes deduction, and only the expenditure incurred for the personal purposes is going to be taxed. But in case the logbook is not maintained, then the rule of 1800 per month plus 2400 per month if the car is the big car is going to be taxable, and rupees 900 per month is going to be taxed if the driver has also been provided along with the car. Right? Yes, please. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So now let's discuss the two perquisites which I have mentioned here. Motor car perquisite, I hope you have understood. Gas, electricity, water का एक rule आपका discuss कर लेते हैं, and then we'll discuss about educational facility and then we will move further.
मैम इसमें कुछ ऐसा नहीं, अमाउंट रिसीव्ड लेस ये अमाउंट जो लिखवाया था, ऐसे कुछ In बोलना? in case bache, in all the perquisites we have to take the taxable amount, what the benefit with whatever we have received from the employer. अगर किसी भी अकाउंट पे एम्प्लॉय से उस परक्विजिट या उस बेनिफिट के लिए चार्ज हो रहा है तो डेफिनेटली वो रिड्यूस हो जाएगा, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे. दैट इज गोइंग टू बी एग्जाम, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट. तो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी परक्विजिट या बेनिफिट के लिए अगर कोई भी नॉमिनल अमाउंट चार्ज किया हुआ है तो जो भी हमारी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी उसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा. ओके. Okay, so next one we can take as gas, electricity, water, facility. Gas, electricity, water, facility. When I am talking the word or using the word facility, so it means that the connection is in the name of the employer. He has provided that facility to the employee. So in this case, if the particular employer is indulged into the manufacturing or the procurement of the particular facility, then in that particular case, whatever is the manufacturing cost into units consumed by the employee is going to be the value of perquisite, right? This is going to be the taxable value of perquisite. And if the employer is taking from outside, then in that particular case, we can consider the actual amount of expenditure. If it is taken from any outside agency, then in that case, whatever is the actual amount of expenditure, that is going to be taken into account, right? Then the last one comes about the education facility. So education facility means that the particular organization or institute owned by the employer, managed or run by the employer. So in that case, if the particular facility is being provided, so in that case, we can say that the educational institution owned or maintained by employer. Okay. So generally it happens that the children of the employee are given free education. So in this case, it is exempt up to rupees 1000 per month per child, right? So in this case, this particular exemption is available only for the children of the employee, right? If there are brothers, sisters, any other family members are studying, then it is going to be taxable. If you will see the educational facility wala situation in two books, so there might be a particular note that अगर 1000 से ज़्यादा है तो वो fully taxable है. But what we have to take is that suppose the cost of education is rupees 5000 per month. So in that particular case, the cost of education 5000 per month less rupees 1000 per month as we can say the exemption, and then this is going to be charged at the rate of rupees 4000 per month. And suppose on this particular account rupees 500 per month is being charged from employee, as the question raised to the, just now, चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके सैलरी में से 500 पर मंथ ऑन अकाउंट ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी डिडक्ट कर लेता है एम्प्लॉयर, देन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट विल बी 3500 per month into 12. This is going to be taxable, which will be included in the gross salary, right? तो अगर सपोज करिए कि यही एजुकेशन फैसिलिटी उसके ब्रदर के लिए प्रोवाइड की गई है जिसपे 500 पर मंथ चार्ज हो जाता है, तो 5000 प्लस दिस एग्जाम्पशन ऑफ 1000 विल नॉट बी अवेलेबल. तो इस 5000 में से 500 माइनस हो जाएगा, तो 4500 पर मंथ जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 500 तो उसकी सैलरी में से चार्ज हो रहा है. बट जो ये 1000 वाली एग्जाम्पशन है, दिस विल बी अवेलेबल ओनली फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय. ठीक है जी. और इसके अलावा
अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय reimburse हुआ है, so this is going to be exempt, it is not going to be taxable. Similarly, अगर आपकी ट्यूशन फी reimburse हो रही है, that the children are studying in another institution and tuition fee is being paid or reimbursed, then in that case it is also going to be that is going to be taxable. ठीक है, तो अगर ट्रेनिंग के लिए कोई एक्सपेंडिचर रीइंबर्स हो रहा है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो कोई ट्यूशन फी आपकी डायरेक्टली पे हो रही है या रीइंबर्स हो रही है, तो वो ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बाय एम्प्लॉयर वाले उसी में आ जाता है, तो जितना भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड होगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. बट अगर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड गई है की गई है, द इंस्टीट्यूशन ओन एंड रन बाय द employer, then in that particular case it is going to be exempt up to rupees 1000 per month. Then we will discuss the related other perquisites, fringe benefit, insurance one in the next class, and then we will be covering the full-fledged question. I just want to show you one document. We have time, so I think we can share. Just a kind of a revision हो जाएगी आपकी इसमें. Okay, so in this particular case, we have also discussed about the meaning of specified employee. The first category we have discussed is the motor car owned, whether the motor car is owned or hired by the employer. तो अगर hired by the employer तो actual expenditure ही आ जाएगा. और now in this case, if we say the first case is, let me set it with mouse, yeah, when the maintenance and running expenditure are borne and reimbursed by the employer. So first is car is owned or hired by the employer, and second is running and maintenance. So this is the category of employer plus employer. Owned by employer है, running and maintenance expenditure incurred by employer है. So in this particular case, it is if the car is used for the official purposes, if the car is used for the official purposes, then it is not a perquisite, so perquisite value shall be nil. If the car is used for the private or personal purposes, then the 10% of actual cost of car plus any salary of chauffeur or running and maintenance expenditure by the employer minus amount charged from the employee on this account shall be the value of perquisite. If the car is used for partly official and partly private purposes, then 1800 per month and 2400 per month. कार की अगर इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर तक है तो 1800, उससे ज़्यादा है तो 2400 plus 900 per month if chauffeur is also being provided. ठीक है. Then next one is the car owned by the employer, but running and maintenance expenditure met by the employee. So if the car is used for official purpose, no value, perquisite value. Car used for private purpose, so in that particular case, car is expenditure incurred by the employer minus plus salary of shopper. तो जो भी रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एम्प्लॉय है, बट अगर एम्प्लॉयर का कोई एक्सपेंडिचर है, अगर उसने कार हायर पे ली हुई है, या फिर 10% ऑफ द कार विल बी टेकन इनटू अकाउंट, और अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया हुआ है तो ड्राइवर की कॉस्ट आ जाएगी, और अगर अमाउंट कुछ एम्प्लॉय से हम चार्ज कर रहे हैं तो आपका वो साथ में माइनस हो जाएगा. और इफ द कार इज यूज फॉर पार्टली official and private purposes, so as we have discussed, rupees 600 per month and rupees 900 per month plus driver की जो cost है 900 per month remain the same whether the car is a small car or car is the big car. The next case we have discussed that when the car is owned by the employee, then in that case if the running and maintenance expenditure met by the employer तो perquisite value nil हो जाएगी. अगर रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर मेट बाय एम्प्लॉयर है तो अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो नील हो जाएगा, प्राइवेट पर्पस के लिए है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर met by the employer shall be the value of perquisite, and if the car is used for both purposes,
official and private purposes, so then actual expenditure incurred by the employee minus 1800 और 2400. बट अगर लॉग बुक मेंटेन करी हुई है तो उस केस में एक्चुअल आप मोर एक्सपेंडिचर जो आपने इंकर किया है उसको आप माइनस उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो. देन अगर इससे एक से ज़्यादा कार है तो उस केस के अंदर द वैल्यू, आई थिंक दिस इज नॉट टू बी कवर्ड इन योर केस, यू कैन लीव दिस. And rest of the illustrations and questions we will discuss in combination after discussing the remaining perquisites, right? So if you have any queries or doubts in this particular topic,